तद्धित के शैखिक प्रकरण के पाठ के क्रम में हम लोगों ने इसे पहले के पाठ में पढ़ा था, जो कि संपूर्ण तद्धित में खास करके प्राग दिव्यतो अण इस सूत्र तक जो है सो 5 सूत्र ऐसे हैं जिसको कि महोत्सर्ग, पंच महोत्सर्ग प्रत्यय कहते हैं। 5 जो है सो महोत्सर्ग इसलिए किया, उत्सर्ग सूत्र ये ऐसे उत्सर्ग सूत्र हैं। उत्सर्ग में सामान्य सूत्र ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति जो है सो बहुत दूर तक के सूत्रों में चली जाती है। प्राग दिव्यतो अण में प्राग दिव्यता है तो तेन दिव्यति खनति जयति जितम 250-300 सूत्रों तक उसकी अनुवृत्ति चली जाती, उसकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको पंच महोत्सर्ग प्रत्यय कहते हैं। पंच महोत्सर्ग प्रत्यय में आप लोगों ने पढ़ा था कौन कौन प्रत्यय है। तो सबसे पहले है प्राग दिव्यतो अण, जो एक प्रत्यय है, अण है। उसके बाद दूसरा आप लोगों ने इसी क्रम में पढ़ा था जो कि अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादि गण पठित जो शब्द हैं उनमें भी अण प्रत्यय ही होता है। तो अश्वपत्यादि क्यों, तो अपने हो जाएगा, तो कहते नहीं, यह जो है सो पूर्वापवाद है। ठीक इसके बाद सूत्र आएगा द्वितीय द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पद पदान्य। यदि प्रत्युत्तर पदक शब्द रहता है तो श्रेणियों प्रत्यय होता है। तो अश्वपति आदि शब्द जो है सो प्रत्युत्तर पदक शब्द है, तो श्रेणियों की प्राप्ति थी, उसको अपवाद करने के लिए पूर्वापवाद है। अपवाद भी 3 तरह के होते हैं, पूर्वापवाद, मध्यापवाद और परापवाद, या पूर्वापवाद है। तो एक दूसरा प्रत्यय हुआ अश्वपत्यादिभ्यश्च से अण प्रत्यय ही आ जाते हैं उससे। तीसरा है ण्यो प्रत्यय, द्वितीय द्वितीयाद्वित्युत्तर प्रत्युत्तर पदान्य, ण्यो प्रत्यय है। और एक दो तीसरा प्रत्यय, एक तो हो गया अण प्रत्यय, अण प्रत्यय से 200 तो अण ही हो गया, प्राग दिव्यतो अण, अश्वपत्यादिभ्यश्च से अण ही आ गया। उसके बाद द्वितीय द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, इसे ण्यो हो गया, 2 प्रत्यय हो गए। और तीसरा प्रत्यय हो गया कौन, तो उत्सादिभ्यो अय, यह भी जो है तो प्राग दिव्यते अण तक सामान्य प्रत्यय है। उसके बाद फिर आगे आगे जैसे का राष्ट्र से भी हम लोग पढ़ेंगे, मैंने राष्ट्रा पारा बारात घखो, घ होता है, अवार पार से ख होता है, वो विशेष होता है, वहां फिर अण इत्यादि प्रत्यय नहीं होंगे। जहां पर कि किसी विशेष प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है वहां पर सीधे जो है यही सब प्रत्यय होंगे। और 3 हो गया, और 2 प्रत्यय होते हैं स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात्, इसका अधिकार चलता है धान्यानांग भवने क्षेत्रीय सूत्र जो है उस सूत्र तक इसके भवनात् में भवन शब्द का प्रयोग जहां पर है जिस सूत्र में, उस सूत्र तक अधिकार आता है। इस प्रकार से 5 प्रत्यय पंच महोत्सर्ग प्रत्यय कौन कौन है, तो अण, नियत, उसके बाद आय 3 हो गया, नय और अस्नय। उसके बाद आगे आगे के जो सूत्र हैं वो सब विशेष प्रत्यय तद्धित में हो जाते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसका शेषे का, तो शेष का उसको हमने अर्थ समझाया था। शेषे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, शेषे, शेषे का मतलब हुआ जो वहां पर दिया कि शेषो लक्षणम, इस पर पाठ चल रहा था, शेषो लक्षणम अधिकारस्य, शेषो लक्षणम अधिकारस्य, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है जो लक्षण, लक्षण हुआ कि विधायक, लक्षण में विधायक, अधिकार में इसकी अनुवृत्ति भी आ जाएगी। तो लक्षण में विधायक इसको कहने का तात्पर्य यह है जो कि शुरू में कहा गया है कि जैसे इसकी शेष एक उदाहरण दिया गया है, चक्षुका गृह्यते चाक्षुकं रूपम, श्रावणः शब्दः, औपनिषदः पुरुषः, दृषदि पिष्टा दासदा सक्तवः, उलूखले क्षुण्णः ओलूखलो यावकः, अश्वे रुज्यते आश्वरथः, चतुर्भी रुज्यते चातुरं सक्तम, चतुर्दश्यां दृश्यते चातुर्दशं रक्षः। इन सब में किसी प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में किस अर्थ में किस से प्रत्यय होगा, तो उसके लिए कहा गया कि से, अर्थात अपत्यादि या अपत्यादि या चतुर्थ्यंतात, अन्य अर्थ जो है उससे भिन्न अर्थों में जो अर्थ नहीं भी कहे गए उन सब अर्थों में ये प्रत्यय होते हैं। इसलिए चक्षुका गृह्यते चाक्षुषं रूपम इत्यादि में भी
प्रत्यय होता है। तो इसके लिए जैसे चक्षुका गृह्यते चाक्षुकं रूपम, यहाँ पर अण प्रत्यय के लिए यह सूत्र अधिकार होगा कि लक्षण होगा, तो यह इन सब के लिए यह लक्षण होगा। अभी सिद्धांत कौमुदी में शेषे के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सब सूत्रों के लिए यह लक्षण है। और उसके बाद फिर कहा गया है कि अधिकारस्य, इसका अधिकार भी चलता है। तो अधिकार का तात्पर्य कि यह हुआ अधिकार होने के कारण, जैसे आगे में सूत्र है तस्येदम तत्र भवः तत्र जातः इत्यादि सूत्र है। तो तस्येदम जैसे एक उदाहरण लीजिए, तस्येदम सूत्र है, तो रघोर अपत्यम पुमानिति राघव होता है, वहां पर प्राग्दिवितो अण से हम अण प्रत्यय करते हैं तो राघव बनता है। और रघो इदम जो है, इस अर्थ में जो है सो हम अण प्रत्यय कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इदम जो है सो रघु इदम है तो संबंध अर्थ को कह रहा है। तो संबंध तो अनेक होते हैं, अवयव संबंध भी होता है, जन जनक भाव भी संबंध होता है। तो जन जनक भाव अर्थ जो है वह तो इदम के द्वारा गृहीत हो ही जाएगा, तो उन सबसे प्रत्यय होगा कि नहीं, कहते नहीं, तस्येदम अर्थ में अपत्यार्थक प्रत्यय नहीं होगा। तेन रक्तम रागा से जो प्रत्यय कहा गया वह नहीं होगा, तस्निवास से जो प्रत्यय कहा गया वह प्रत्यय नहीं होगा। इसके लिए इसमें सब में पीछे में जुड़ना पड़ेगा, से, इसलिए अधिकार भी है। अर्थात अपत्यादि चतुर्थी पर्यंत जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वे सब प्रत्यय तस्येदम इत्यादि अर्थों में न हो, इसीलिए यहाँ पर से का अधिकार भी दिया गया है। इतनी पढ़ाई हम लोग ने कर ली थी। अब इस शेषे को जब अधिकार कहा गया है तो अधिकार का तो निर्णय होता है ना, जैसे कि हम लोग शुरू में ही पढ़ते हैं मन प्रत्यय परश्च या प्राप्तिकार, वहां पर दे दिया गया है ना, इसका अधिकार कहाँ तो होगा, तो आप पंचम परिसमाप्ति अधिकार ओयम, तो अधिकार जब होगा तो उसका कहाँ पर अधिकार होता है, इसका सिद्धांत कौमुदी में जगह जगह पर जो है सो उल्लेख कर दिया गया है। तो शेषे को तो एक लक्षण बोले, दूसरा अधिकार बोले। जब ये अधिकार बोलिएगा तो जिज्ञासा होगी किसका अधिकार कहाँ तक जाता है। इसके लिए सिद्धांत कौमुदी में दे दिया गया है तस्य विकारः इत्यतः प्राक शेषाधिकारः। आगे में सूत्र है तस्य विकारः, आप लोग अष्टाध्यायी में सिद्धांत कौमुदी में भी देख लीजिएगा, उसमें तस्य विकारः इस सूत्र से पूर्व तक शेषाधिकार है। अब यहाँ से जो है सो इसमें जब शैक्षिक प्रकरण पढ़िएगा तो इसमें जो है सो थोड़ा इसका स्पष्टीकरण तो आगे में सिद्धांत कौमुदी में ही दे दिया गया है, और यहाँ थोड़ा हम भी थोड़ा बोल देते हैं। तो इस प्रकरण में क्या है, जो कुछ जो है सो सामान्य विशेष प्रत्यय जो है, तो विशेष प्रत्यय किन किन शब्दों से होंगे उन शब्दों का उल्लेख कर दिया गया है, अर्थ का उल्लेख कभी यहाँ नहीं किया गया है। जैसे कि राष्ट्रा पारा बाराद घौ यह सूत्र है, इसमें देखिए कहीं पर अर्थ का उल्लेख ही नहीं है। किस अर्थ में होगा, किस अर्थ में होगा, तो अर्थ का तो वहां पर निर्देश है ही नहीं। तो समर्थानांग प्रथमाद वा समर्थ पद विधि से प्रवृत्ति कैसे होगी। आगे में कहा गया है कि तत्र जाता तत्र भवः, यह अलग से सूत्र दिया गया है, तो वह अलग है, उसमें प्रकृति का ही उल्लेख नहीं है। एक में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसमें केवल प्रकृति का उल्लेख है, वहां अर्थ का उल्लेख नहीं है। कुछ में अर्थ का उल्लेख है तो प्रकृति का उल्लेख नहीं है। इसके लिए तब यह यहाँ पर समर्थानांग प्रथमादवा की प्रवृत्ति कैसे होगी, किस से प्रत्यय होगा, यह कैसे होगा, इसके लिए तो आगे में कहा जाएगा जो कि नहीं, दोनों को एक वाक्यता कर लिया जाता है। जैसे राष्ट्रा पारा बाराद घको सूत्र है, उसको तत्र जाता तत्र भवः इत्यादि अर्थों के इत्यादि सूत्रों के साथ एक वाक्यता कर ली जाती है। इसलिए एक वाक्यता करने के बाद राष्ट्रा पारा बाराद घको या कि तत्र जाता, इन सब का अर्थ हो जाएगा क्या कि तत्र जाता तत्र भवः इत्यादिषु अर्थेषु राष्ट्र शब्दात् अवार पार शब्दाच्च क्रमेण घो खो प्रत्ययो अस्तः भवतः स्याताम, या जो कुछ कहिएगा यह अर्थ होगा। तो आगे मैं अपना विवरण दे देंगे ही। तो सबसे पहला सूत्र दिया गया है शैक्षिक प्रकरण में, एक तो सबसे विधायक सूत्र, सबसे पहला सूत्र हो गया शेषे, क्योंकि शेषे के बारे में क्या कहा गया, शेषो लक्षणम और अधिकारस्य, लक्षण भी है अर्थात विधायक भी है और उसका अधिकार भी जाता है। तो सबसे शैक्षिक प्रकरण का सबसे पहला विधायक सूत्र कौन हो गया,
से। दूसरा विधायक सूत्र हो गया कौन? तो राष्ट्रा पारा बारात घखो। इसका क्या अर्थ है? तो आप पहले तो कौंदी के अनुसार ही अर्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। आभ्यांग क्रमाद घौ खयो घौ खो अस्तः से राष्ट्र शब्द और अवार पार शब्द, इन दोनों से क्रमशः घौ और खौ प्रत्यय हो। जैसे कि राष्ट्रीय बनता है, राष्ट्रीय भवः, राष्ट्रीय जातः, विभिन्न अर्थों में राष्ट्रीय बनता है। राष्ट्र शब्द से घौ करेंगे। एक सूत्र जो है आय नेई नीय फौढ़ सौगांग प्रत्यादीनाम, इसलिए घौ को ह्रस्व इकार सहित यो आदेश होगा तो क्या बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा। तो राष्ट्रीय में कहीं कहीं पर जो है सो आप लोगों के को भी अब प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय शब्द में दीर्घिकार होता है कि नहीं होता है। क्योंकि एक बार हम लोग जब ये शास्त्रार्थ सभा, राष्ट्रीय शास्त्रार्थ सभा राजभवन में था, तो वहां पर यह प्रश्न उठ गया, जो कि वहां पर लिखा गया था राष्ट्रीय शास्त्रार्थ सभा, हर्षिकार लिख दिया गया था बैनर पर। तो कुछ पत्रकार लोग कहे कि यह गलत लिखा है संस्कृत यूनिवर्सिटी का कि यह शास्त्रार्थ सभा हो रही है, राष्ट्रीय शब्द को हर्षिकार लिख के गलत लिखा गया है। इस पर जो है सो बहुत विवाद हुआ। उसमें हम लोगों ने क्या था कि दोनों प्रयोग होते हैं। प्रयोग तो चलता है हिंदी में, देखिएगा दीर्घिकार वाला राष्ट्रीय, लेकिन प्रयोग में हम लोगों में प्रयोग चलता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लिखते हैं, हर्षिकार वाला लिखते हैं। उसके संबंध में कहा है कि इसका प्रयोग दोनों अर्थ में होता है, दोनों तरह का प्रयोग होता है। जब आप लोगों के मोबाइल पर भी होगा, आप शब्द कल्पम कल्पद्रुम वाचस्पत्यम, उसमें जब राष्ट्रीय शब्द खोजिएगा दोनों राष्ट्रीय शब्द आपको मिल जाएंगे, हर्षिकार वाला भी और दीर्घिकार वाला भी। कैसे बनता है? तो जब राष्ट्रीय भवः, राष्ट्रीय जातः, राष्ट्रस्य इदम, इस तरह की व्युत्पत्ति करेंगे। शैक्षिक प्रकरण में जो अर्थ कहे गए हैं उन अर्थों के अनुसार जब व्युत्पत्ति करेंगे तब यहाँ पर तो यह सूत्र लगेगा राष्ट्रावार पाराद घखो, घौ प्रत्यय होगा तो हर्षिकार वाला रूप होगा राष्ट्रीय। अब वहीं पर आगे में इस शेषाधिकार के बहिर्भूत है तस्मै हितम, और तस्मै हितम में छौर यत का अधिकार चलता है। तो वहां तस्मै हितम में राष्ट्र शब्द से जब हम छौ प्रत्यय करेंगे अर्थात राष्ट्राय हितम इति राष्ट्रीयम, तो वहां राष्ट्रीय शब्द का की व्युत्पत्ति भिन्न हो जाएगी। राष्ट्राय हितम इति राष्ट्रीयम। राष्ट्रीय भवः, राष्ट्रीय भवम, राष्ट्रीय जातम, राष्ट्रस्य इदम, इन सब अर्थों में घौ प्रत्यय होगा। कहने का मतलब शैक्षिक प्रकरण में जितने अर्थ कहे गए हैं उन अर्थों में जब व्युत्पत्ति, उन अर्थों के अनुसार जब व्युत्पत्ति किया राष्ट्रीय शब्द बनेगा। और यदि हितार्थ में कहिएगा कि राष्ट्राय हितम, इस अर्थ में कहिएगा तो दीर्घिकार वाला बनेगा। छौ को तो दीर्घिकार युक्त ये होता है, इसलिए वहां पर जो है सो राष्ट्रीयम बनेगा। इस तरह से चलता है। तो दोनों का प्रयोग हमको जैसे महाभारत में का उल्लेख करके दिया गया है वाचस्पत्यम या शब्द कल्पों में देखिएगा, महाभारत में भी दीर्घिकार वाले इसका प्रयोग होता है। वैसे राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग अमरकोश में जब देखिएगा तो राष्ट्रीय शब्द का जो है तो एक अलग ही अर्थ दिया गया है। राष्ट्रीय राजस्याल हस्यात ऐसे करके दिया है। राष्ट्रीय का का मतलब होता है राजा का श्याल, श्याल का मतलब हुआ कि मजाक करने वाला, राष्ट्रीय के विदूषक जिसे कहते हैं। तो पहले राजा महाराजा के पास एक दो मुलगवा होता था जो हमेशा जो है तो टेंशन में होते थे, उसको कुछ हंसी वाली गप कह के उनको प्रसन्न कर देते। वह एक पद होता था जो कि राजा के को अधिक टेंशन नहीं हो, टेंशन हो तो फिर उसको हल्का फला मजाक करके उनको जो है तो फिर नॉर्मल बना दिया जाए। इसलिए एक पद होता था प्राचीन काल में जिसे कहते थे कौन पद? राजस्याल। राजस्याल के लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग, हर्षिकार वाला जो राष्ट्रीय शब्द है इसका प्रयोग उस अर्थ में होता था। इसका भी उल्लेख जो है समरकोश में देखिएगा, राष्ट्रीयस्तु राजस्याल ऐसे करके प्रयोग किया गया है। इस तरह से है। लेकिन आप लोग यह समझ लीजिए कि राष्ट्रीय शब्द हर्षिकार दीर्घिकार दोनों शुद्ध है, दोनों के लिए बहुत विवाद नहीं करना चाहिए, विवाद में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कैसे होगा? तो राष्ट्रीय जातम, राष्ट्रीय भवम, इस तरह के यदि अर्थ करेंगे तब इस अर्थ में घौ प्रत्यय करके राष्ट्रीयम, राष्ट्र हितम करेंगे तो दीर्घिकार वाला छौ प्रत्यय करके राष्ट्रीयम बनेगा।
अब दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है अबार पार। अबार पार शब्द क्या होता है? अबार पार कहते हैं, अबार माने अरवा तीरम, जैसे कोई नदी है या कोई समुद्र है ना, उसका दो पम्म तीर होता है, एक इस भाग का एक उस भाग का, किनारा दो होगा ना, नदियों के तो दो किनारे होते हैं, तो दो किनारों में जिस भाग में वह अभी हैं वो हम लोग कहते हैं अवार, और दूसरे भाग का जो तट है, तीर है, उसको क्या कहते हैं? पार। अबार पार का मतलब हो गया क्या? अबार माने अरवाक पार, मतलब जहां पर हम लोग खड़े हैं उस साइड के तीर को, तट को हम लोग कहेंगे अबार, आगे के पार को कहेंगे पार। तो यहाँ पर अबार पार शब्द के बारे में व्याख्याकारों ने किया है, अबारश्च पारंच इति अबार पारे, अबार पारे अस्ति अस्यो इति अबार पारः। अबार पारः का मतलब क्या हो गया? तो एक कोई एक वस्तु, जैसे समुद्र के अर्थ में कहते हैं, ऐसा समुद्र जिसमें कि यह पार भी हो उस पार भी हो, दोनों पार हो, दो किनारे हो, उसको उस समुद्र को कहेंगे अबार पार। अबार पारे जातः अबार परे पारे भवः इति अबार पारिणः। अबार पारम आप शास्त्र को भी कह सकते हैं, शास्त्र के भी दो पार होते हैं, दो किनारे होते हैं, जैसे कि अब सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ते हैं, तो सिद्धांत कौमुदी में जब हम संज्ञा प्रकरण से शुरू करते हैं तो यह जो है सो मैंने ये मतलब क्या कहते हैं, यह पार हुआ इस शास्त्र का, शास्त्र को भी एक नदी के रूप में मान के, और जब पूरा स्वर्ग का अंतिम प्रकरण जो है, स्वर संचार प्रकरण सब जो है, तो वहां तक जो है वो है सो वह क्या हुआ? इस शास्त्र का उस पार हुआ। इसलिए अबार पार से कौन गृहीत होगा? शास्त्र गृहीत होगा। अबारश्च पारंच इति अबार पारे, अबार पारे अस्ति अस्य इति अबार पारः। यहाँ पर अर्श आदिव्यो अच से अच प्रत्यय करके मम्मतु पथ में, तो क्या होगा? अबार पारः। पुल्लिंग आगे में विशेष रहेगा तो अबार पारः, नपुंसक रहेगा तो अबार पारम, स्त्रीलिंग रहेगा तो अबार पारा, तीनों बन सकता है। तो अबार पारः समुद्र हुआ, और तत्र भवः इति अबार पारिणः, जो इस पार में भी होता हो उस पार में भी होता है, इस पार में भी जन्म ले लिया हो उस पार में भी जन्म लिया हो, मैंने इस पार का भी हो उस पार का भी हो, इस तरह के अर्थ में अबार पारिन शब्द का प्रयोग होता है। वहां पर ख प्रत्यय होगा, और ख को एक सूत्र को आप लोग हमेशा उसको याद रखिएगा, मैंने आय नी नियह ख ढ छ घांग प्रत्यादीनाम, तद्धित प्रत्यय को समझने के लिए 4-5 सूत्र ऐसे हैं जिसके प्रयोग के लिए जरूरी होते हैं। एक तो यही सबसे है, आय नीय पौधो चगांग प्रत्यादीनाम है, तदित्य पचामादे है, इति च है, और गुणा है, अन है। इस 4-5 ऐसे सूत्र होते हैं जो सामान्य रूप, जस्यति च है, यह सब जो है समान रूप से सब जगह लगता है, कि सबको तो कहते हैं कि अबार पारिना, अबार पारे भव इति अबार पारिना। अबार पार का मतलब यहाँ पर समुद्र अर्थ है। यहाँ पर शायद यहाँ नहीं दिया गया है, इसमें काशिका वृत्ति सब में ही अबार शब्द, अबार पार शब्द का वृत्ति व्युत्पत्ति दिखलाई गई है। अबारश्च पारं च इति अबार पारे, अबार पारे भव इति अबार पार समुद्र सागर, इस तरह से कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो शास्त्र सब जो होता है ना, खास करके सूत्रात्मक जो है, तो सूत्र का अर्थ समझना बहुत, मैंने सीधे समझिएगा तो वो नहीं हो पाता है। जब तो उसको व्याख्यान नहीं कीजिएगा तो शास्त्र समझ में नहीं आता है। शास्त्र में सूत्रात्मक जो साहित्य जो कोई है वह व्याख्यान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी है, पाणिनि ने तो सीधे कर दिया, राष्ट्रा पारा बाराद घो, उसको वार्तिककार ने या कि भाष्यकार ने उसको स्पष्ट कर दिया, जो कि देखिए यहाँ पर अबार पार शब्द जो है ना, इसमें जो है सो केवल अबार पार शब्द से ख प्रत्यय होगा, सो नहीं, एक वार्तिक यहाँ पर दे दिया गया है। अबार पाराद विगृहीतादपि विपरीताचेति वक्तव्यम, अर्थात यहाँ पर अबार पार शब्द जो है उस शब्द से भी ख प्रत्यय होगा। विगृहित, विगृहित मैंने क्या? विग्रह युक्त, जब उसको तोड़ देंगे, विग्रह मैंने दो टुकड़े में कर देना, जैसे हम लोग राजपुरुषा शब्द है,
उसका जब विग्रह करते हैं तो तोड़ देते हैं, राजनंगस पुरुष सूत, यही विग्रह हुआ। तो विग्रहित माने कि अलग अलग, यहाँ पर विग्रहित माने हुआ क्या, अलग अलग, अलग अलग भी कर देंगे, अर्थात अलग अलग दो शब्द बनेंगे, अवार और पार शब्द, अर्थात अवार पार शब्द से भी ख प्रत्यय होगा। उसके बाद जाके विग्रहित से भी, विग्रहित मतलब विग्रहित माने अवार शब्द से भी और पार शब्द से भी। और तीसरा दे दिया गया विपरीता चेति वक्तव्यम, और विपरीत यदि कर देंगे, अवार पार शब्द है, यहाँ पर यदि उल्टा दीजिए, पार को पहले और अवार को बाद में, तो क्या होगा, पारावार। तो पारावार शब्द से भी यहाँ पर ख प्रत्यय होंगे। तो कहने का मतलब है कि पाणिनि के सूत्र में तो केवल दिया गया अवार पार शब्द से, अवार पार शब्द से ख प्रत्यय हो, लेकिन यह ख प्रत्यय जो होंगे दो चार शब्दों से होंगे। अवार पार एक शब्द हुआ, वो तो पाणिनि के व्याकरण के सूत्र में ही कर दिया गया है। अवार शब्द से भी, पार शब्द से भी, और उल्टा कर दीजिए, पार को पहले और अवार को बाद में, तो पारावार शब्द से भी। इसलिए उदाहरण भी दे दी, इसलिए इसी बात को वार्तिक में कहा गया है, अवार पाराद विगृहीतादपि विपरीता चेति वक्तव्यम। अवारिणः कौन सा दे रहे हैं, अवारिणः पारिणः पारावारिणः। सबसे पहले दिया गया अवार पारिणः एक उदाहरण, दूसरा अवारिणः दूसरा उदाहरण, पारिणः तीसरा उदाहरण, और पारावारिणः चौथा उदाहरण। इसका चार शब्दों से के द्वारा वार्तिक की सहायता से यहाँ पर जो प्रत्यय होता है। अब जैसे कि शुरू में हमने कहा था ना, जो कि यहाँ पर जो है तो राष्ट्रा पारा बारा घखो तो सूत्र कह दिया गया, यहाँ पर अर्थ कहा ही नहीं गया है। जब अर्थ नहीं कहा गया है तो कैसे उसमें सामर्थ्य होगा, किस सामर्थ्य में, किस तरह के अर्थ में कौन प्रत्यय होंगे, यह पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो कि राष्ट्रा बारा पारा घपो जब कह दिया गया, जब कोई अर्थ विशेष नहीं है तो सभी अर्थों में प्रत्यय होने लगेंगे, सभी अर्थों में प्रत्यय होने लगेंगे। इसलिए आगे में यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में पंक्ति दी गई है, जो यह प्रकृति विशेषाद घादयस ट्युटुलंता प्रत्याह उच्यन्ते। अर्थात यहाँ पर शैखिक प्रकरण में ये प्रकृति विशेष से, जैसे राष्ट्रा पारा बारात घको है, तो यहाँ पर प्रकृति विशेष कौन हो गया, राष्ट्र और अवार पार। आगे में सूत्र है ग्रामाद योग खयो, मतलब प्रकृति विशेष कौन है, ग्राम। उसी प्रकार आगे में कत्रादिभ्यो ढकें, तो कत्रादि गणपति शब्द जो है वह प्रकृति विशेष है। तो प्रकृति विशेष का उल्लेख किया गया है, प्रत्यास्व कथ्यन्ते और उच्यन्ते, प्रत्यय का भी उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन अर्थ का उल्लेख नहीं किया गया है। तेषाम जातादयो अर्थ विशेषा समर्थ व्यक्त्यस्व बक्षन्ते, इनका ये सब प्रत्यय जो है तो किन अर्थों में होंगे, इनका अर्थ विशेष का उल्लेख जैसे आगे में किया जाएगा। इसका मतलब इतना कहते ये चुप हो गए, लेकिन इसका व्याख्याकारों ने व्याख्या की है जो कि नहीं, इसका तात्पर्य है सिद्धांत कौमुदी में यह पंक्ति जो कही गई है, यह प्रकृति विशेषादय ट्युटुलंता प्रत्याउच्यन्ते तेषां जातादयोपि अर्थ विशेषा समर्थ व्यक्तस्व वक्ष्यन्ते। तो दोनों तो अलग अलग दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जब दो टुकड़ों में बटा हुआ है तो उसको समर्थानाम पद विधि के साथ एक वाक्यता करने के लिए दोनों को एक वाक्यता करके हम लोग पढ़ेंगे। तो तत्र जाता है कि तत्र भवा तत्र जाता इत्यर्थे इत्यादिषु अर्थेषु, तो तत्र जाता इत्यादिषु अर्थेषु राष्ट्र शब्दात घ प्रत्यय अवार पार शब्दात च ख प्रत्यय, इस तरह से अर्थ जो होगा, मतलब समान रूप से कहे गए प्रत्यय का और साथ साथ अर्थ विशेष में कहे गए प्रत्ययों का, दोनों के साथ एक वाक्यता करके हम लोग यहाँ पर अर्थ करेंगे। अर्थात एक वाक्यता करके यहाँ पर अर्थ लगाना चाहिए। यह बात वहां भी होता है,
अपत्याधिकार सब में भी होता है। तस्यापत्यम यह तो कह दिया गया है, लेकिन तस्यापत्यम में कौन प्रत्यय है तो कहा नहीं गया है। वह जो पंच महोत्सर्ग प्रत्यय जो है या विशेष प्रत्यय जो आगे में कहा गया है वह सब होगा। अर्थात तस्यापत्यम इत्यर्थे माने अण प्रत्यय स्यात्, यदि द्वितीय शब्द स्यात् तर्हि न्य प्रत्यय स्यात्, अद्वितीय शब्द स्यात् तत्र न्य प्रत्यय स्यात्, सादि शब्द यदि शब्दा सन्ति तर्हि अ प्रत्यय स्यात्, स्त्री शब्द विद्यते तर्हि तु न स्यात्, यदि पुमान शब्द अश्नय स्यात् एवं क्रमेण तो अर्थ करणीय। सो तात्पर्य है यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस प्रकार पूर्व के प्रकरण में एक वाक्यता करके सूत्रों का अर्थ किया जाता है, उसी प्रकार से एक वाक्यता करके ही अर्थ हम लोग करेंगे। या एक वाक्यता करके केवल यही तद्वितीय प्रकरण नहीं होता है, हम लोग जो कारक प्रकरण पढ़ते हैं उसमें भी यही बात होती है। अब देखिए जैसे कि कहते हैं जो कि कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया में कर्म कारक में द्वितीया व्यक्ति हो या तो कह देते हैं, तो कर्म कारक में द्वितीया व्यक्ति हो, द्वितीया व्यक्ति का विधान तो पहले ही कर दिया गया है, क्योंकि ज्ञा प्राप्तिकात नियंतावंत प्राप्तिक से प्रत्यय हो। कौन प्रत्यय हो तो सो जस मोर षष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र जो है उसके द्वारा प्रत्यय का विधान कर ही दिया गया है। फिर कर्मणि द्वितीया कहने की जरूरत क्या है, सब प्रत्यय कह दिया तो उसमें अम आया कि द्वितीया व्यक्ति आई कि नहीं आई। उसी प्रकार सूत्र कह दिया गया है क्या, जो कि द्वयकयोर द्विवचन एक वचने, द्वित की व्याख्या में द्विवचन, एकत्व की व्याख्या में एक वचन हो है, तो द्विवचन तो सु ओ जस अम ओ सस एक वचन द्विवचन बहुवचन है, वह तो उस सामान्य सूत्र से ही हो जाएगा है। तो फिर ये द्विवचने की बहुवचने की क्या है, द्विवचने या बहुसु बहुवचनम की क्या जरूरी है। तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर भी एक वाक्यता की जाती है, जो सो दस मोर षष्टाभ्याम भिस्को तो एक द्विवचने के वचने को बहुसु बहुवचनम को कर्मणि द्वितीय आदि सूत्रों को, मुख्य सामान्य सूत्र हुआ सो दस मोर षष्ट इत्यादि, उसको वचन विधायक जो सूत्र है वो एक द्विवचने के वचने बहुसु बहुवचनम सूत्र के साथ, और कारक में व्यक्ति विधायक जो सूत्र है कर्मणि द्वितीया कर्तृ कर्णयो तृतीया इत्यादि सूत्र, इन सब के साथ एक वाक्यता करके अर्थ लगाया जाता है। जो जैसे कि आप लोग पढ़े भी होगा, सुनिए भी होगा, कर्मणि द्वितीया का अर्थ क्या होगा, जब सब का अर्थ लगा दें तो सबकी एक वाक्यता करेंगे तो कर्मणि द्वितीया का वास्तव में अर्थ होगा कर्मणि जब एकत्वं तस्य विवक्षायाम द्वितीयाया एक वचनम स्यात्, तीनों को जब एक वाक्यता लगाएंगे कर्मणि जत एकत्वम, कर्म में जो एकत्व उसकी व्याख्या में द्वितीया का एक वचन हो, कर्मणि जत द्वित्वं तस्य विवक्षायाम द्वितीयाया द्विवचनं स्यात्। उसी प्रकार से बहुसु बहुवचनम के साथ जब एक वाक्यता होगी तो अथवा क्या है, कर्मणि जद बहुत्वं तत्र द्वितीयाया बहुवचन स्यात्। इस तरह से एक वाक्यता करके अर्थ जो है सो सिद्धांत कौमुदी में खूब चलता है। जैसे कि हम लोग जिसको साधते हैं अयुन दिल्ली इत्यादि सूत्र जो है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहते हैं। कहते संज्ञा सूत्र कैसे बनता है, संज्ञा जैसे कि वृद्धि आदेश है, तो संज्ञा सूत्र में तो दोनों होना चाहिए, उद्देश्य और विधेय। जो उसमें जो है वृद्धि आदेश है तो आदेश को उद्देश्य करके वृद्धि संज्ञा का विधान करते हैं। अधेन गुणा है तो अधेन को विधान करके हम लोग जो है सो करते हैं क्या, गुण का संज्ञा का विधान करते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ अयुण में तो कोई उद्देश्य विधेय है ही नहीं, तो कैसे उसको हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो वहां भी इन सब बातों को लघु शब्देन्दु शेखर में स्पष्ट किया गया है, जो कि आदिरंत्येन इति सूत्रेण सह एक वाक्यतया येषाम संज्ञा सूत्रत्वम। अयुन डिल्डिक इत्यादि सूत्र जो है जब आदिरंत्येन सेता के साथ एक वाक्यता करते हैं तो एक वाक्यता के आधार पर संज्ञा सूत्रत्व आ जाता है। जैसे कि अब पाणिनि के सूत्र है का सूत्र इको जनची, उसमें इक है, इक मतलब क्या हुआ, इक का मतलब क्या हुआ, यह तो पाणिनि ने कहीं पर नहीं स्पष्ट किया है, तो उसको वह स्पष्ट होगा किसके माध्यम से, आदिरंत्येन सहेता और अयुन डिल्डिक इत्यादि
क्या आवाज आ रही है ना? क्या विनय जी आवाज आ रही है? जी 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 गुरु जी। बीच बीच में मैसेज आता रहता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ा रहा है। जो कट 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 का आवे छे आवाज। ओहो एखन कट कट का आवाज आवे छे। एखन गड़बड़ छे। आवाज तो स्पष्ट आवे ने, बुझे छिए ना? हमर बैटरी के लो भ रहल है, हम आब बंद करे छी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम करे छी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खूब प्रसन्न रहिए, खूब चिरंजीवी हो, भाग्यशाली। अखन